हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉकेट लाइब्रेरी। सो आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई, चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर डिमांड भी कवर किया, लॉ ऑफ डिमांड भी कवर किया, उसकी इलास्टिसिटी भी कवर हम लोग कर चुके हैं और ये वीडियो अब रहने वाला है सप्लाई के ऊपर। ठीक है, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए समरी के लिए, और ये चैप्टर पढ़ने से पहले डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड पहले देख लेना ताकि आपको ये सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई अच्छे से समझ सके। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, अब सप्लाई पढ़ने से पहले आप लोग की बुक में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक है टोटल आउटपुट और टोटल स्टॉक। क्या है वो? टोटल आउटपुट और टोटल स्टॉक। ठीक है, अब टोटल स्टॉक और टोटल आउटपुट समझने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में कोई डेफिनेशन रीड करूँगा ना कुछ डिटेल में जाऊँगा, आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज में एकदम सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ क्या होती है वो दोनों भी। ठीक है, पहला है टोटल आउटपुट। ठीक है, अब टोटल आउटपुट क्या होता है मालूम है कि मैं मेरी फैक्ट्री में जितना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने मेरी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल डाला और मैंने जितना उस मेरी फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया, मैं उसको क्या बोलता हूँ? टोटल आउटपुट। ठीक है, एग्जांपल लो बिस्किट का, मेरी फैक्ट्री है बिस्किट बनाने की। ठीक है, तो मैंने बिस्किट बनाने के लिए आटा डाला रहूँगा, शुगर डाला रहूँगा, ठीक है, और फ्लेवर के लिए कुछ डाला रहूँगा, क्रीम डाला रहूँगा, क्रीम बिस्किट्स बनाता हूँ तो क्रीम डाला रहूँगा। ठीक है, तो वो सब रॉ मटेरियल डालने के बाद में मेरे पास कितना बिस्किट मुझे बन के मिला, मेरी फैक्ट्री से कितना प्रोड्यूस हुआ, मैं उसको क्या बोलता हूँ? टोटल आउटपुट। मतलब जो रॉ मटेरियल था वो मेरा इनपुट था और कितना प्रोड्यूस होकर मुझे मिला वो क्या था? मेरा टोटल आउटपुट था। ठीक है, मतलब मेरी फैक्ट्री में मैं जितना प्रोड्यूस करता हूँ मैं उसको क्या बोलूँगा? टोटल आउटपुट बोलूँगा। और वही टोटल आउटपुट जो मुझे टोटल आउटपुट बन के आया वही मेरा स्टॉक होता है। ठीक है, मतलब मैंने रॉ मटेरियल डाला, बिस्किट बन के मिले और वो जितने बिस्किट बन के मुझे क्वांटिटी मिलेगी वो मेरा स्टॉक रहेगा। ठीक है, तो मतलब आउटपुट और स्टॉक का मतलब ही यही होता है कि मैं जितना प्रोड्यूस करता हूँ मैं उसको आउटपुट बोलता हूँ और वही मेरा बाद में जाके स्टॉक बन जाता है। फाइनल गुड्स मेरे क्या बन जाते हैं? स्टॉक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये थे दो हमारे कॉन्सेप्ट। अब सप्लाई क्या होता है? तो सप्लाई का डेफिनेशन क्या बोलता है पहले मैं आपको पढ़ लेते हैं हम लोग डेफिनेशन को। सप्लाई रिफर्स to the quantity of a commodity that seller is willing and able to offer for a sale at a given price during certain time। ठीक है, अब डेफिनेशन तो पढ़ लिए। डेफिनेशन का सिंपल मतलब ये है, वो क्या बोल रहा है कि सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब कुछ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी होती है, जो सेलर क्या करता है? वो मार्केट में सेल करने के लिए ऑफर करता है, सेल करने के लिए बेचता है, हम उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। सिंपल वर्ड में यही मतलब है पूरे डेफिनेशन का कि बीइंग अ सेलर, समझो मैं सेलर हूँ, मैंने कुछ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी मेरे स्टॉक में से क्या किया? मार्केट में सेल करने के लिए भेजा कुछ पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर एक थोड़े टाइम, एक टाइम के लिए। ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी उठाया और मैंने वो मार्केट में सेल करने के लिए भेजा तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? सप्लाई बोलता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा था इतनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जाए और मार्केट में ये प्राइस के ऊपर ये टाइम तक का सेल हो, तो मैंने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी उठाया और मार्केट में बेच दिया, मैं उसको क्या बोलता हूँ? सप्लाई बोलता हूँ। इसको अपन एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये एग्जांपल में आप सप्लाई भी समझ जाओगे और स्टॉक भी समझ जाओगे, आउटपुट भी समझ जाओगे। बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है वो। फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ अ राइस इज 4000 kgs। एक फार्मर है, उसने क्या किया? 4000 किलो राइस क्या किया? उगाया। उसके पास 4000 किलो राइस उग गए। ठीक है, दिस इज टोटल स्टॉक। अब ये क्या हो गया? राइस देखो उसने खुद तो प्रोड्यूस किया नहीं है, वो उगे हैं अपने आप। ठीक है, बट ये उसका आउटपुट हुआ, उसने बीज डाला और उसको कितने 4000 किलो राइस मिल गए खेत में से, तो वो उसका क्या हो गया? आउटपुट हो गया और वही उसका स्टॉक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो मेरा आउटपुट रहेगा वही मेरा क्या रहेगा? स्टॉक रहेगा। ठीक है, अब अगर फार्मर ने उसका प्राइस 40 रुपीज़ kg रखा और 1000 kgs मार्केट में सेल करने के लिए भेजा तो मैं इसको क्या बोलूँगा? सप्लाई बोलूँगा। सिंपल वर्ड में यही हुआ कि मैंने जितना आउटपुट प्रोड्यूस किया था, मुझे इतना आउटपुट मिला। फार्मर को कितना आउटपुट मिला?
4000 केजीज़ का आउटपुट मिला, वही उसका स्टॉक हो गया, और वो उसमें से उसने 1000 केजीज़ 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मार्केट में सेल करने के लिए भेजा, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, सप्लाई बोलूँगा। मतलब बीइंग अ सेलर, बीइंग अ फार्मर, बीइंग अ सेलर, मैं जितना क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी मार्केट में बेचता हूँ सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, अपन उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ सप्लाई। एक ही बात याद रखो, बीइंग अ सेलर, तुम जितना मार्केट में सेल करने के लिए बेचते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा सप्लाई का मीनिंग। अब इसके बाद दिया है आपको सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल, हम वो देखते हैं। सो अभी अगला टॉपिक है हमारा सप्लाई शेड्यूल। जैसे डिमांड शेड्यूल पढ़ा था वही सप्लाई शेड्यूल पढ़ते हैं। देखो इसमें भी वही दिया है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अभी इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई शेड्यूल का मतलब यही होता है कि जब हम सिंगल सेलर की बात करेंगे ना, मतलब एक सेलर या एक प्रोड्यूसर, ठीक है, तो एक सेलर की बात करेंगे, सेलर ही पकड़ो, एक सेलर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और जब एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अभी देखो क्या है इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज़ कौन सी है वो देखो। अब पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की। यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, एक मिनट में इधर से आ जाता हूँ, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है 10, सप्लाई ऑफ कमोडिटी कितना किया सेलर ने, 100 केजीज, ये केजीज में है 100 केजीज, प्राइस मार्केट में 20 हो गया, तो फिर सप्लाई कितना किया, 200 केजीज, प्राइस मार्केट में 30 हो गया, सप्लाई कितना किया, 300 केजीज, प्राइस मार्केट में 40 हुआ, सप्लाई कितना किया, 400 केजीज। इससे समझ में क्या आया, इससे समझ में ये आया हमको कि जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो मैं मेरी सप्लाई भी बढ़ाऊंगा, या सेलर अपनी सप्लाई भी बढ़ाएगा। डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मार्केट में प्राइस बढ़ रहा था तो क्या हो रही थी, क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो कम हो रही थी, बट बीइंग अ सेलर मेरे को मार्केट में जाके प्रॉफिट कमाने का है, तो मैं क्या सोचूंगा कि जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो ही मैं क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई करूंगा। ठीक है, इसीलिए जब 10 था तो मैं 100 सप्लाई कर रहा था, 20 था तो 200 सप्लाई करना शुरू कर दिया, 30 था तो 300 सप्लाई करना शुरू किया, और 40 था तो 400 सप्लाई करना शुरू किया। मतलब सिंपल है, बीइंग अ सेलर मुझे प्रॉफिट कमाना है मार्केट में, तो जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब मैं क्वांटिटी सप्लाइड में क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। जब जब मेरा प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है ना, ऊपर जा नीचे आ रहा है, तो तब तक मैं मेरी क्वांटिटी सप्लाई क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। मतलब सेलर हूँ, प्रॉफिट कमाना है, प्राइस बढ़ रहा है देखूंगा मार्केट के अंदर, तो मेरी सप्लाई भी क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। सेम स्टैंड्स फॉर मार्केट सप्लाई शेड्यूल। यहाँ पर एक से ज़्यादा सेलर है बट कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। देखो प्राइस 10 था तो सेलर ए क्या कर रहा था, 100 केजीज सप्लाई कर रहा था। ये फिर से बोलूँगा केजीज के अंदर है, मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, केजीज के अंदर है, दोनों भी है, कि जब प्राइस 10 था तो सेलर ए क्या कर रहा था, 100 सप्लाई कर रहा था, और बी 200 कर रहा था, और टोटल मार्केट सप्लाई क्या हो रही थी, 300 हो रही थी। मार्केट में प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, मार्केट में प्राइस 20 रुपीज़ हो गया, तो क्या हुआ, इधर क्या हुआ, 200 केजीज इसने भी बढ़ा दिया, 200 केजीज सप्लाई करना शुरू कर दिया, और इसने क्या किया, 300 केजीज सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये 30 हुआ, ए ने 300 कर दिया और बी ने 400 सप्लाई करना शुरू कर दिया। टोटल केजी कितने हो गए, 700 केजीज मार्केट की डिमांड सप्लाई हो गई। ठीक है, डिमांड मेरे मुंह से निकल रहा है बट सप्लाई हो गई। ठीक है, 40 था, 400 कर दिया ए ने, और इसने 500 केजीज कर दिया, टोटल सप्लाई कितनी हो गई, 900 केजीज हो गई। चाहे एक सेलर हो, 2 हो, 3 हो, शायद आपकी नोट्स में 3 सेलर दिया होगा, या 4 हो, 5 हो, 10 भी सेलर रहेंगे, तो बीइंग अ सेलर जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब मैं सप्लाई भी क्या करूँगा, मेरी बढ़ाऊंगा। प्रॉफिट कमाना है, प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई भी क्या करूँगा, बढ़ाऊंगा मार्केट के अंदर। सिंपल है, मैं सेलर हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे मार्कर सेल करना है, अभी मार्केट में प्राइस कम चल रहा है तो मैं कम सप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मालूम पड़ा मार्केट में प्राइस बढ़ गया और लोग खरीद रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, वहाँ सप्लाई करूँगा। तो एक ही बात याद रखो, चाहे वो इंडिविजुअल सेलर हो या एक से ज़्यादा सेलर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी सेलर्स हो, जब जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तब तब मैं मेरी सप्लाई क्या करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा। जब जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तब तब अपनी अपनी सप्लाई क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। यही जो
यही जो कॉन्सेप्ट है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तक सप्लाई अपन बढ़ाएंगे, यही लॉ ऑफ डिमांड में भी अपने को काम आने वाला है, इसलिए दिमाग में बिठा के रखो। तब जब प्राइस बढ़ाओगे तब तब तुम्हारा क्या होगा, सप्लाई भी क्या होगा, मार्केट में बढ़ेगा। तो ये था हमारा इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, वो हम देखते हैं इसके बाद में। तो अगला हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है अभी का, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई वो होते हैं जिससे सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, सप्लाई पे इफेक्ट आएगा। ये फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, सप्लाई पे कुछ फर्क पड़ेगा, सप्लाई पे इफेक्ट आएगा, सप्लाई इसकी वजह से चेंज इंक्रीज है डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, अब सिंपल है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में एक ही बात याद रखो कि प्राइस जो है, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी सप्लाई हो, डिमांड हो या कुछ भी हो, प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में सप्लाई का लेना देना सिर्फ यही है कि प्राइस बढ़ाओगे, ये पॉइंट, ये प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में एक ही बात याद रखो, ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। प्राइस बढ़ाओगे सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम करोगे सप्लाई कम हो जाएगा। व्हेन यू इंक्रीज द प्राइस सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज, व्हेन यू डिक्रीज द प्राइस सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में एक ही बात याद रखो, जब जब प्राइस बढ़ाओगे तब तब प्राइस सप्लाई बढ़ेगा, तब तक प्राइस कम करोगे सप्लाई क्या होगा, कम होगा। इसलिए प्राइस और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक को बढ़ा रहे हो दूसरा भी बढ़ रहा है, प्राइस को बढ़ा रहे हो सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस को कम करो सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। वापस रिपीट करूंगा, यही लाइन जो है हमारे लॉ ऑफ डिमांड में हमको काम आएगी कि प्राइस को बढ़ाओगे सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस को कम करोगे सप्लाई कम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अगला क्या है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मान लो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, और मेरे पास बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी फैक्ट्री में अवेलेबल है। उससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरा सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जितनी अच्छी मेरे पास ये टेक्नोलॉजी रहेगी उतना अच्छा मेरा प्रोडक्शन रहेगा और उतना ही ज़्यादा मेरा क्या रहेगा, सप्लाई रहेगा। कम टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा कम प्रोडक्शन होगा और सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी है, इससे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और उसी से सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अच्छी है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, टेक्नोलॉजी और सप्लाई भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर टेक्नोलॉजी कम है मेरे पास तो प्रोडक्शन भी कम होगा और क्या होगा, मेरा सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना अच्छा प्रोडक्शन उतना अच्छा सप्लाई। पॉइंट नंबर 2 भी हमारा हो गया। अगला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ये मारकर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है पहले, कि तुमको एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तुमको एक प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। उससे क्या होगा, देखो अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में मेरा खर्चा ज़्यादा है तो मेरा प्रोडक्शन भी कम होगा। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई भी क्या होगा, मेरा कम होगा। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, अब तक इसको बनाने में मेरे को 10 रुपीज़ लग रहे थे, पर क्या हुआ, मेरे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड लेबर और कैपिटल, लैंड लेबर समझ लो मेरे लेबर का वेजेस मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने लेबर का वेजेस बढ़ा दिया तो मेरा क्या होगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे को लेबर को सैलरी ज़्यादा देना पड़ रहा है, वेजेस ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो अब तक मैं ये मार्कर 10 रुपये में बनाता था, अब मेरा क्या हो गया, मैं यही मार्कर 15 रुपये में बना रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, मेरा इससे प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, सप्लाई भी क्या होगा, मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कोई प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो ना, उसका प्रोडक्शन भी अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसके बाद सप्लाई भी इसका क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। अब कुछ भी फैक्टर हो सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने बढ़ने का, जैसे कि तुमको वेजेस ज़्यादा देना पड़ रहा है या रॉ मटेरियल तुमको महंगा मिल रहा है मार्केट से, एक्सपायर जो भी फैक्टर है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो तुम्हारा सप्लाई क्या होगा, अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा, उसके बाद सप्लाई भी क्या होगा, तुम्हारा कम हो जाएगा। अगला है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इसमें क्या क्या आ जाता है, पावर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और एक्सेट्रा, कुछ भी ले लो। और भी तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जैसे तुम्हारे फैक्ट्री का एनवायरनमेंट वगैरह हो गया। ठीक है, तो देखो अब ये सब चीज़ें जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पावर, ट्रांसपोर्ट वगैरह, इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है तुम्हारे प्रोडक्शन पे पड़ता है और उसी की वजह से क्या होता है, तुम्हारा सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री में हमेशा पावर का मसला रहता है, मतलब बार बार इलेक्ट्रिसिटी जाती आती रहती है।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन कम होगा, भाई मशीन ही बंद होगी, लाइट नहीं है तो इससे क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई मेरा क्या होगा, कम होगा। ये ट्रांसपोर्ट मेरा खराब है, मतलब मैं मेरी फैक्ट्री से मार्केट तक का जो ट्रांसपोर्ट से माल पहुंचाता हूँ मार्केट में सेल होने के लिए, वहाँ पर वो मेरा ट्रांसपोर्ट ही खराब है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ कम है, ठीक है। फैसिलिटीज़ कम है तो क्या हो रहा है, मेरा टाइम पे माल पहुँच नहीं पा रहा है, मार्केट में शॉर्टेज हो रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, सप्लाई भी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इन सब का इफेक्ट, या ट्रांसपोर्ट से मेरा रॉ मटेरियल लेट आ रहा है मेरी फैक्ट्री के अंदर, और मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो मेरा सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। मतलब ये सब चीज़ों का डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारे प्रोडक्शन पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, प्रोडक्शन पे पड़ता है, और उसी से क्या होता है, तुम्हारा सप्लाई कम या ज़्यादा होता है। ये फैसिलिटीज़ अच्छी है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो तुम्हारा सप्लाई भी क्या रहेगा, ज़्यादा होगा। ये फैसिलिटीज़ अगर एकदम ख़राब है तो प्रोडक्शन तुम्हारा कम होगा, तो तुम्हारा सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा। सिंपल है ना, प्रोड्यूस नहीं होगा, सप्लाई कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। अगला है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह बढ़ा दे, ठीक है, टैक्स वगैरह बढ़ा दे या कुछ पॉलिसीज़ नहीं डाल दे, सब्सिडीज़ वगैरह कम कर दे, बिकॉज देखो फैक्ट्रीज को सब्सिडीज़ मिलती है, फैक्ट्रीज को क्या होता है, सब्सिडीज़ मिलती है। अगर गवर्नमेंट वो सब्सिडीज़ वगैरह बंद कर दे तो क्या होगा, मेरे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं प्रोड्यूस भी कम कर पाऊँगा। कैसे अगर मैं टैक्स ज़्यादा भर रहा हूँ तो ठीक है, तो मैं रॉ मटेरियल कम परचेज़ कर पाऊँगा, उसकी वजह से क्या होगा, मेरे प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा, और प्रोडक्शन पे इफेक्ट आने से मेरा सप्लाई भी क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। मतलब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी स्ट्रिक्ट होती है, टैक्स बढ़ता है, सब्सिडीज़ कम हो जाती है, तो वो सब का इफेक्ट मेरे प्रोडक्शन पे आएगा ही आएगा, उस वजह से मेरा सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरे फेवर में है तो मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मेरे फेवर के अनफेवरेबल है मेरे लिए, तो मेरा सप्लाई भी कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, सप्लाई भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला है हमारा नेचुरल कंडीशन। ये तो बड़ा ही सिंपल है, ये तो हो गया। अगला है नेचुरल कंडीशन। समझ लो बाढ़ आ गई या कोई नेचुरल अर्थक्वेक वगैरह आ गया, मेरी फैक्ट्री पूरी बर्बाद हो गई, तो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाऊंगा, तो सप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सिंपल है ना यार, नेचुरल कंडीशंस है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, कुछ भी ऐसा ना हो, बट अगर हो गई बाई चांस मेरी फैक्ट्री बर्बाद हुई, मेरी फैक्ट्री बह गई पानी के अंदर, तो क्या प्रोडक्शन कर पाऊंगा और क्या सप्लाई कर पाऊंगा। तो इसलिए अगर नेचुरल कंडीशन भी मेरे फेवर में है तो मेरा सप्लाई ज़्यादा रहेगा, और मेरे लिए अनफेवरेबल है तो मेरा सप्लाई क्या होगा, मेरा प्रोडक्शन पे पहले इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद मेरा सप्लाई कम या ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सप्लाई मेरा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगला है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अभी अगर सेलर ने ये सोचा कि कोई कॉमोडिटी है, फॉर एग्जांपल बीइंग अ सेलर, मैं सेलर हूँ ये मार्कर का, अगर मैं ये सोचता हूँ कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक होल्ड कर लूँगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तब क्या करूँगा, सप्लाई करूँगा। तो अगर मैंने अभी ये सोच लिया कि इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो मैं भी मेरा स्टॉक होल्ड कर लूँगा, ठीक है। स्टॉक होल्ड कर लूँगा तो सप्लाई क्या होगी, मार्केट में कम हो जाएगी, और मैं क्या करूँगा, जब इसका प्राइस बढ़ेगा तब मार्केट में क्या करूँगा, इसका सप्लाई, उसका स्टॉक क्या करूँगा, रिलीज़ करूँगा। तो अगर सेलर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो अपना स्टॉक होल्ड कर लेता है, और उसी की वजह से क्या होता है, मार्केट में सप्लाई कम या ज़्यादा होती है। अगला है तुम्हारा अदर फैक्टर्स में तुम्हारी मार्केट कंडीशंस वगैरह आ जाती है, किस टाइप की मार्केट है तुम्हारी, मार्केट के क्या हालात हैं, ये सब क्या होते हैं, सब अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो ये था हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मतलब चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, या फिर नेचुरल कंडीशंस हो, या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस हो, कोई भी पॉइंट्स हो, इससे क्या होगा, तुम्हारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा पहले, और फिर तुम्हारे सप्लाई पे आएगा। इससे अगर तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो तुम्हारा सप्लाई भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होता है तो तुम्हारा सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, और ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। हमने इसमें मीनिंग ऑफ सप्लाई देख लिया, सप्लाई शेड्यूल देख लिया, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देख लिया। एक छोटा सी बात रह गई थी कि जब हमने सप्लाई शेड्यूल देखा तो क्या हुआ था उसमें कि प्राइस बढ़ रहा था, तो क्या हो रहा था, तुम्हारा सप्लाई भी बढ़ रहा था, प्राइस कम हो रहा, तुम्हारा सप्लाई भी कम हो रहा था। ये लाइन को याद रखो, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा, सप्लाई भी क्या होगा, अपने आप कम होगा, ठीक है। तो अभी इसका डिमांड जो कर्व है वो कैसा होगा मालूम क्या, हमेशा
वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये विजिबल है कैमरे में? हाँ, ये क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होगा? कि प्राइस बढ़ रहा है तो तुम्हारा सप्लाई भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डिमांड में क्या हो रहा है? डाउनवर्ड था, प्राइस कम हो रहा था, सप्लाई उसकी वजह से डिमांड भी कम हो रहा था। पर सप्लाई में ऐसा नहीं होता है, प्राइस बढ़ता है, सप्लाई में तुम्हारा क्या होता है? अपने आप बढ़ जाता है। इसका ये शेड्यूल क्या होगा? इसका जो कर्व रहेगा वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी हमने पढ़ लिया, अभी डिटर्मिनेंट सप्लाई भी पढ़ लिया, शेड्यूल भी पढ़ लिया, मीनिंग भी पढ़ लिया। अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, वो पार्ट 2 रहेगा इसी चैप्टर का। तो इस वीडियोस को भी देखो, और मैं पहले बोलूँगा सीक्वेंस वाइज देखो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो, डिमांड नहीं देखा तो पहले डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड वगैरह देखो, फिर सप्लाई का मीनिंग वगैरह देखो, सब ये पूरा सप्लाई का ये पार्ट देखो। उसके बाद अगला जब मैं लॉ ऑफ सप्लाई डालूंगा, और वीडियोस थोड़ी मेरी फास्ट आएगी, 3 to 4 डेज़ के अंदर मेरी एक वीडियो अभी फटाफट अपलोड होते रहेगी। तो अगला वीडियो अपना क्या रहेगा? लॉ ऑफ सप्लाई रहेगा। जब तक कि पुरानी वीडियोस को भी देखो, सीक्वेंस में इसको भी देखो। कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करो, और कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे डीएम करो। मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो डाउट रहेगा तो, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस वीडियोस को भी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। और अगली वीडियो लॉ ऑफ सप्लाई रहेगी, उसके लिए वेट करो। जब तक कि स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।